जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में जहां से हमने पिछली क्लास को स्टॉप किया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर रहे थे कि कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में। पहली क्लास में हमने इसके रूल्स कुछ बताए थे जिन्हें आपको नोट भी कराए थे। इसके बाद से हमने कल की क्लास में जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें हमने बताया था कि जब आपके सामने कथन आएंगे तो किस तरीके से आप उस पर कार्रवाई करोगे और सोच क्या होनी चाहिए, यह सारी बातें डिस्कस किए थे। कुछ क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था, आगे हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और जिनकी आज पहली क्लास नहीं है, इस चैप्टर की जब हमने शुरुआत की थी तो हमने डिटेल में सारी बातें नोट कराई है कि कथन किसे कहते हैं, पूर्व कार्रवाई किसे कहा जाता है, कितने प्रकार की समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं से निपटने के लिए हमारी कार्रवाई कैसी होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी बातें लिखा चुके हैं, तो आपको एक बार पहली क्लास देखकर ही आनी चाहिए। कथन में कहा गया है कि शहर के कुछ व्यस्त सड़कों पर फुटपाथ की सारी जगह रेहड़ी वालों ने घेर ली है। यह बहुत नॉर्मल समस्या है। आप देखते होंगे आए दिन जब भी आप शहर में निकलते होंगे तो शहर के रोड जितने होंगे उसके किनारे रेहड़ी का मतलब होता है जो ठेले, स्ट्रीट वेंडर की बात करा, जो ठेले हुए लगाकर आपके देखते हो आपके खाने की सामग्री बेचते हैं, कपड़े की सब बेचते हैं और तमाम चीजें बेची जाती हैं। उनसे एक समस्या यह आती है कि जब वो रोड के किनारे लगा लेते हैं तो वहां से जो ट्रैफिक होता है, यानी लोग निकलने वाले होते हैं, आने जाने वाले, उनके लिए समस्या बन जाती है। तो यह हमारे सामने एक समस्या दिख रही है। अब कौन सी कार्रवाई उचित होगी उसके बारे में हमें पता करना है। तो पहली कार्रवाई कह रहा, पुलिस की सहायता से उन्हें वहां से खदेड़ दिया जाना चाहिए। हमने एक रूल के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि जब भी कोई कार्रवाई की जाती है तो वह हमेशा इस बात को ध्यान में रख के करनी चाहिए कि इससे हमारे जो है मानव हित बना रहे। यानी प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई अगर मानव हित में न हो तो उसे हमेशा गलत मानी जाती है। और यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि वहां से खदेड़ दिया जाना चाहिए, भाई किसी की रोजी रोटी का सवाल है, वहां से खदेड़ना ठीक है, आप वहां से हट जाएंगे, लेकिन ये मानव हित में कार्रवाई नहीं होगी। जैसे पिछली बार आपने देखा था इसके एक साल पहले की जब आपका अग्निवीर आया था तो कई जगह पर जो छात्र थे वो स्ट्राइक कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इलाहाबाद शहर में पुलिस की कार्रवाई यह हुई थी कि पुलिस वालों ने लॉज में घुसकर बहुत सारे बच्चों पर लाठीचार्ज किया था। ठीक है, तो समस्या का तो हल हो गया, रोड पे लड़के नहीं दिखाई देने लगे, लेकिन एक नई समस्या उत्पन्न हो गई थी जिसका विरोध सहना पड़ा था कि जो सरकार में है या जो पुलिस की बहुत इस पर निंदा की गई थी कि इस तरीके की जो कार्रवाई है, स्टेप उठाए पुलिस, वह कहीं ना कहीं मानव हित में नहीं है। तो मानव हित को ध्यान में रखकर ही कार्रवाई करनी चाहिए, तो यह कार्रवाई मानव हित में नहीं है, इसलिए गलत है। नगर निगम को सर्वप्रथम उनके लिए एक वैकल्पिक जगह की व्यवस्था कर देनी चाहिए, फिर खाली करने का आदेश देना चाहिए। दूसरी कार्रवाई से आपकी समस्या भी हल हो जा रही है और साथ साथ में मानव हित भी हो रहा है। मानव हित यह हो रहा है कि उनके लिए अगर एक वैकल्पिक हम कहीं स्थान दे दें तो उनकी जो आजीविका का साधन है, जो बेच सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, वो भी चलता रहेगा और साथ साथ ट्रैफिक भी सही हो जाएगा। तो उनके लिए एक अगर वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर इन्हें हटाने का आदेश देना चाहिए। तो दूसरी कार्रवाई हमारी क्या है भाई, सही है। आगे देखिए, अगला कथन कह रहा है कि भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक विकास होने के बावजूद अंधविश्वास में उतनी कमी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए। कि भारत में हर जनरेशन के बाद से तो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो होना चाहिए अंधविश्वास में जितना कमी आना चाहिए उतनी कमी नहीं आई है। तो अंधविश्वास बढ़ रहा है, सिंपल सी कहानी। हम डेवलप तो हो रहे हैं लेकिन साथ साथ में अंधविश्वास हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आए दिन आप देखते होंगे तमाम तरीके के नए लोग आते होंगे जो आपको अंधविश्वास भरी वाली बातें करते होंगे कि आप यह चढ़ाइए पत्ते फूल, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यह सारे अंधविश्वास की चीजें होती हैं। तो उसके बारे में डिस्कस कर रहा है कि अंधविश्वास में उतनी कमी नहीं आई। भारत सरकार द्वारा अंधविश्वास के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का फैसला फैलाना चाहिए। यह कार्रवाई बिल्कुल सही है, क्योंकि वही लोग अंधविश्वास में है जो जागरूक नहीं है। कुछ लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अंधविश्वास में फंसते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सरकार को यह काम है कि सरकार क्या करे कि लोगों को जागरूक करे कि ऐसे अंधविश्वासियों के चक्कर में न पड़े जो अंधविश्वास को फैलाते हैं।
तो इस तरीके की कार्रवाई बिल्कुल सही है। सरकार के द्वारा जो स्टेप लिया गया है वो कतई सही है। दूसरा कह रहा है समाज के प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का मतलब होता है जो शिक्षित वर्ग है, जो समझदार हैं, द्वारा इस बात पर भी चर्चा की जानी चाहिए कि अंधविश्वास को रोकने के लिए कानून लाया जाए या नहीं। यह भी कार्रवाई हमारी सही है कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मिलकर एक बात इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या जागरूकता फैलाने के साथ साथ हमें कुछ कानून बनाने की जरूरत अंधविश्वास पर। तो ये भी कार्रवाई हमारी सही है। तो दोनों कार्रवाई जो की जा रही है वो बिल्कुल सही है भाई। आगे देखिए, कह रहा कि कुछ जागरूक नागरिकों ने एक मॉल में विस्फोट की योजना बना रहे आतंकवादियों को पकड़ लिया। यानी कुछ जागरूक नागरिक थे जो मॉल में किसी विस्फोट करना चाहते थे, उनको पकड़ लिया गया है। कार्रवाई है नागरिक को गणतंत्रता दिवस के दिन प्रोत्साहन राशि तथा वीरता पुरस्कार। वो वीरता पुरस्कार उसकार नहीं मिल सकता है, आपको सम्मानित जरूर किया जा सकता है, वीरता पुरस्कार आपको नहीं दिया जा सकता है। तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है नागरिक को आतंकवादी रोधी दस्तों में शामिल कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए आपने चोरी होने से बचा लिए तो आपको पुलिस नहीं बनाया जा सकता। पहली कार्रवाई यह कह रही है उसको गणतंत्रता दिवस के दिन क्या पुरस्कार मिलना चाहिए, वीरता का पुरस्कार मिलना चाहिए। भाई ऐसा नहीं, वीरता का पुरस्कार नहीं मिल सकता, आपको प्रोत्साहन जरूर मिल सकता है किसी डीएम के द्वारा, चाहे किसी मंत्री के द्वारा, किसी मुख्यमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आपको सम्मानित किया जा सकता है। लेकिन यह कहिए कि आपको वीरता पुरस्कार दिया जाए तो यह कार्रवाई गलत है। ना तो पहली कार्रवाई सही है ना तो दूसरी। आगे बोला जा रहा है कि जिले में पिछले 3 वर्षों से पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही है जिससे किसानों की फसल प्रभावित हो रही है। राज्य सरकार को वर्षा कराने के लिए अन्य तरीके जैसे कृत्रिम वर्षा, शरीक माध्यमों पर ध्यान देना चाहिए। यह बेटा प्रैक्टिकल कार्रवाई नहीं है, यह कभी पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में अगर सूखा पड़ा है तो हम कृत्रिम माध्यम से वहां बारिश करा के फसल उगा सके। दूसरा है कि राज्य सरकार को अन्य साधनों का विकास पर ध्यान देना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है, सिंचाई के लिए हमें अन्य साधन ढूंढने की क्या है भाई जरूरत है। आगे देखिए, कह रहा कि सरकारी अस्पतालों में हुई हाल की दुर्घटनाओं ने इस तथ्य को उजागर किया है कि अस्पताल प्रशासन काफी लापरवाह है। कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं सरकारी अस्पतालों में जिससे यह बात पता चलती है कि अस्पताल का जो प्रशासन है वो काफी लापरवाह है। सरकार को उच्च स्तर जांच दल बनाकर उस पर उचित कदम उठाना चाहिए। भी क्या है बिल्कुल सही। यह हमेशा होता है जब भी आप कहीं सरकारी संगठन में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो सरकार पहले एक कमेटी का गठन करती है और रिपोर्ट मांगती है, फिर उन पर कार्रवाई करती है। सरकार को तत्काल सभी जिला के मुख्य चिकित्सक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर उन्हें उपयुक्त कार्रवाई करने में छूट प्रदान कर देनी चाहिए। ये भी क्या है भाई सही। आप देखते होंगे सीएमओ जो होते हैं वह किसी दौरे पर निकलते हैं और किसी जिले में किसी सरकारी अस्पताल पर जाते हैं, कुछ वहां कमियां पाई जाते हैं तो उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी डॉक्टर अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको वहां से कुछ तलब कर देते हैं। ठीक है, कुछ साफ सफाई नहीं है तो उनके लिए कुछ कार्रवाई करते हैं जिसकी जिम्मेदारी होती है। तो दोनों कार्रवाई भाई सही। अगली लाइन है तो शायद कल हमने डिस्कस किया था। पहला देखिए, सरकार द्वारा नोटबंदी के दौरान बैंक कर्मचारियों को बोनस न दिए जाने के विरोध में कर्मचारी संघ ने अनिश्चित काल हड़ताल का निर्णय लिया है। सरकार को तत्काल बैंक कर्मचारियों को बोनस देने के लिए विशेष अनुदान देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करने का नोटिस कर देना चाहिए। दूसरी कार्रवाई तो बिल्कुल गलत है। पहली कह रहा है कि सरकार को तत्काल बैंक कर्मचारियों को बोनस दे देना, अनुदान दे देना चाहिए। पहला सही है भाई, अगर सभी हड़ताल पर हैं और आपने वादा किया है तो आपको देना चाहिए भाई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने यमुना की बदतर होती जा रही स्थिति की चिंता व्यक्त की है तथा सरकार को फटकार लगाई है। यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने यमुना की बदतर स्थिति, जो आप प्रदूषण फैल जा रहा है यमुना नदी में, उसकी बदतर स्थिति को देखकर सरकार को क्या लगाई, चिंता व्यक्त की और सरकार को फटकार लगाई। सरकार द्वारा तत्काल यथा स्थिति की जांच करने के लिए एक जांच आयोग बना देना चाहिए। बिल्कुल सही है, अगर ऐसी स्थिति है तो तुरंत एक जांच कमेटी बैठाना चाहिए और उसको जांच करना चाहिए। सरकार को यमुना स्थिति सुधारने के लिए प्रभावी उपाय लागू करने चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो पॉसिबल हो आप लगा सकते हो जिससे स्थिति सुधर सके, उस कार्रवाई को आपको अपनाना चाहिए। दोनों ही सही है। आगे बोला जा रहा है कि खुफिया एजेंसी 15 अगस्त के आसपास दिल्ली में हमले की सूचना दी गई है। पुलिस तथा सुरक्षा कितने अगस्त की बात हो रही है भाई, 15 अगस्त। आपको पता है इस दिन भाई देश का त्योहार होता है, हर एक भारतवासी इस त्योहार में शामिल होते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाते हैं। बोल रहा है कि पुलिस तथा सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दिल्ली में सघन जांच अभियान चला देना चाहिए। बिल्कुल सही है, जैसे ही आपको इनपुट मिलता है
कथन यह है कि खुफिया एजेंसी द्वारा 15 अगस्त के आसपास दिल्ली में हमले की सूचना दी गई। खुफिया एजेंसी मतलब जो हमारी ऐसी एजेंसियां हैं जो इनपुट देती हैं, छुप कर काम करती रहती हैं कि देश में कोई विपत्ति आती है तो उसकी सूचना पहले देती हैं। तो आगे कहा गया है कि उन्होंने इनपुट दिया है कि 15 अगस्त के आसपास दिल्ली में कहीं आतंकवादी हमले हो सकते हैं। पुलिस तथा सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सघन का मतलब होता है निगरानी पूर्वक आपको जांच करानी चाहिए, ठीक है। तो बात सही है कि जब भी ऐसी घटना होती है तो आप देखते हो पुलिस एक्टिव हो जाती है, हर किसी की गाड़ी की तलाशी होती है, हर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। दूसरा कह रहा पुलिस बल को यह सूचना शहर के नागरिकों को दी देनी चाहिए तथा सावधानी के तौर पर बड़े उत्सव का आयोजन को रद्द कर देना चाहिए। देखिए, सूचना अगर नागरिकों को दोगे तो फिर अफरा तफरी का माहौल होगा और उत्सव का आयोजन रद्द नहीं कर सकते हो। 15 अगस्त का यदि है, देश में 15 अगस्त मनाया जा रहा है तो कुछ भी इनपुट हो, देश की हमारी सेना इतनी एक्टिव है, हमारे इनपुट इतने बेहतर हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आर्मी है, वो इतने सक्षम है कि 15 अगस्त के दिन किसी भी आतंकवादी हमले को 15 अगस्त नहीं किसी भी दिन आपको रोक सकती है, ठीक है। तो आप 15 अगस्त का कार्यक्रम रद्द नहीं कर सकते हो। आप खुद सोच के देखो, अगर एक इनपुट आता है कि 15 अगस्त के दिन, ठीक है, लाल किले पर हमला हो जाएगा या इंडिया गेट पर हमला हो जाएगा, इस डर की वजह से क्या हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाना बंद कर देंगे? क्या भाई, नहीं कैंसिल कर सकते। दूसरी कार्रवाई गलत है, पहली ही कार्रवाई सही है। और अगर इस तरीके की सूचना व्यक्तियों को दे दी जाती है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है भाई, अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा भाई। आगे कह रहा उम्मीद है कि अगले पखवाड़े के दौरान, क्या है भाई क्वेश्चन, ये तो पढ़ाए थे भाई, लगभग 30 से 40% तक के बच्चे स्कूल में भर्ती थे, ये भी कल हो चुका था। आमने सामने वाली लोकल पैसेंजर, चलो भाई अगला देखिएगा। निजी क्षेत्र में बढ़ी संख्या में बीमार उद्योगों के कारण रोजगार के अवसर दिसंबर 1991 में 4.50 से घटकर 1992 में 4.15 होगा। एक रिपोर्ट कह रहा है कि जितने निजी क्षेत्र में है उसमें बड़ी संख्या में बीमार उद्योग है। बीमार उद्योग का मतलब कोई ऐसी इंडस्ट्री जो लॉस में चल रही है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसे बीमार के तरीके से काउंटिंग कर सकते हो। इसमें क्या हुआ है कि हमारी जो उद्योग में अवसर मिलना चाहिए रोजगार में, उसमें कमी आई है, रोजगार मिलना कम हो गया है। कार्रवाई है कि सरकार को नए उद्योग आरंभ करने चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, अगर पुराने उद्योग चल रहे हैं लेकिन वो बीमार चल रहे हैं तो नए उद्योग कर देने से समस्या थोड़ी खत्म होगी। बेरोजगारों को रियायती ऋण दिए जाने चाहिए। यह बात बिल्कुल गलत है भाई, किसी को ऋण बेरोजगारों को नहीं दिया जा सकता, प्रैक्टिकल बातें नहीं है। सरकार को नए उद्योग आरंभ करने चाहिए, ये भी कार्रवाई सही है। निजी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बीमार उद्योग हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें स्थिति बहुत खराब चल रही है। तो सरकार को दो ही कार्रवाई करनी चाहिए, एक तो जो बीमार उद्योग हैं उनको कुछ धनराशि देकर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर नए उद्योग की स्थापना करनी चाहिए भाई। आगे आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सरकारी अस्पतालों के क्या है, सरकारी अस्पतालों के सारे स्थानीय डॉक्टर सरकार की नई आरक्षण नीति के विरोध में सामूहिक आकस्मिक छुट्टी पर चले गए हैं। देखो, जब डॉक्टर छुट्टी पर चले जाते हैं तो उस समय स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। शहर के जितने मरीज होंगे उनको देखने के लिए, दवा देने के लिए कोई डॉक्टर नहीं रहेगा। तो सरकार की कोई नीति है आरक्षण, इसके विरोध में सामूहिक आकस्मिक छुट्टी पर चले गए हैं। सरकार को स्थानीय डॉक्टरों के प्रतिनिधि का एक बैठक बुलानी चाहिए और उन्हें अपने ड्यूटी पर वापस आने के लिए अनुरोध करना चाहिए। यह हमेशा होता है, जब भी डॉक्टर हो या फिर कोई कर्मचारी जब छुट्टी आप स्ट्राइक पर जाते हैं तो एक उनका दल का नेता होता है, उससे सरकार बात करती है और उन्हें आश्वासन देती है कि आपकी जो समस्या है सुनी जाइए, पहले आप स्ट्राइक को कंप्लीट कीजिए और अपने काम पर लौटिए। तो पहली कार्रवाई सही है। यदि हड़ताली डॉक्टर तत्काल अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं आते हैं, सरकार को उनके खिलाफ कड़े कार्रवाई के आदेश देना चाहिए, भी कार्रवाई सही है। अगर हड़ताली डॉक्टर जो है, अब हड़ताल पे डॉक्टर चले गए तो भाई अफरा तफरी का माहौल होगा, मरीज मरने लगेंगे। उन्हें एक वार्निंग भी देनी चाहिए, अगर आप नहीं लौटोगे तो फिर आपके लिए ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही कार्रवाई हमारी क्या है भाई, सही है। आगे बोल रहा है कि बहुत से छात्र परीक्षा और परिणाम के दबाव को झेल पाने में असमर्थ रहते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। यह एक समस्या है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा और रिजल्ट, भाई पेपर और रिजल्ट के बहुत प्रेशर में होते हैं, झेल नहीं पाते हैं और वह क्या कर लेते हैं भाई, सुसाइड कर लेते हैं।
जैसे आज के टाइम पर आप देखते होगे समस्याएं आ रही हैं, आप आए दिन पेपर में पढ़ते होगे, कोटा राजस्थान में जो आईआईटी और फिर या फिर डॉक्टरी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनमें हर एक दिन कोई ना कोई लड़का सुसाइड कर रहा है। तो एक बड़ी समस्या बनी थी। तो इसके पीछे सरकार ने उस पर फोकस किया जब ज्यादा लोग सुसाइड करने लगे, और कुछ नीतियों में चेंज किया। नीतियों में क्या चेंज किया भाई, वहां पर कार्रवाई की सरकार ने सभी कोचिंग संस्थानों से यह कहा कि आप जो वीकली या डेली जो आप टेस्ट पेपर देते हो, रिजल्ट को बताते हो, तो बच्चों को इतना प्रेशर मत दिया कीजिए। अगर बच्चा स्किप करना चाहता है कोई टेस्ट पेपर तो स्किप कर सकता है। दूसरी, उसे बोर्ड पर कोई लगाने की जरूरत नहीं है, इससे बच्चे का मनोबल टूटता है और कहीं ना कहीं सुसाइड की तरफ बढ़ जाता है। तो कुछ परीक्षा की नीतियों में चेंज किया गया है, ठीक है। और उन्हें खेलने के लिए भी टाइम दिया गया है, ठीक है, ताकि वो बाहर घूम सके, कुछ खेल सके, हमेशा पढ़ाई के ही आसपास न रहें। यह सारी नीतियां चेंज की गई थी। शिक्षा विभाग की परीक्षा व्यवस्था में सुधार करने पर विचार करना चाहिए। यह बिल्कुल सही है। अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही तो परीक्षा पर सुधार करने की कुछ सोचना चाहिए, जैसे कि आपने देखा राजस्थान में हुआ है। यह नहीं कह रहा कि बंद ही कर दो पेपर, लेकिन कुछ सोचना चाहिए, कुछ क्या आसान बनाया जा सकता है बच्चों के लिए। आगे है कि परीक्षा अधिकारियों को लिखित परीक्षाओं को आंशिक रूप से हटा देना चाहिए और इसके बजाय मूल्यांकन के अन्य साधनों के जरिए व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। देखो, हर एक, अगर आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, व्यवहारिक ज्ञान हर जगह नहीं आता। जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां व्यवहारिक ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको लिखित पेपर देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बात बोली गई है कि आंशिक रूप से हटाना चाहिए। आंशिक रूप का मतलब होता है कुछ हिस्से को हटा देना चाहिए। तो यह पॉसिबल कार्रवाई है कि सरकार यह कार्रवाई कर सकती है अगर आए दिन इस तरीके से लोग मर रहे हैं तो। जैसे आप अगर आज से कुछ साल पहले की बात करोगे तो 11वीं और 12वीं का पेपर दोनों एक टाइम पर हो रहा था। दोनों किस टाइम पर हो रहा था? एक टाइम पर। अच्छा, उसमें मैथ की बुक बहुत सारी थी, 6-7 बुक उस समय आती थी। तो आज के पैटर्न में यूपी बोर्ड में चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ? यह जो बर्डन पड़ रहा था लड़कों का, 2 साल का पढ़ा हुआ एक टाइम पर पेपर देना था। तो सरकार ने यह फैसला लिया कि अब 11वीं की जो आप पढ़ रहे हो, 11वीं में पेपर दे लोगे तो वो बुक और वो सिलेबस छोड़ दोगे। 12वीं में जब आओगे तो सिर्फ 12वीं का तुम पेपर दोगे। बहुत जो जा रहे सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो रहे थे, बर्डन जिस पर बच्चों को पढ़ रहे थे, उसमें कुछ कमी की गई थी। लिखित परीक्षा में भी कमी की गई। इससे क्या हुआ? बच्चों के ऊपर बर्डन कम हुआ और स्थिति सुधरी है। तो सरकार यह स्टेप ले सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे देखिएगा, चलिए आगे देखिएगा, और आगे मैं एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, उसको लिखिएगा आज के लिए। अगला जो चैप्टर लिखिएगा वो लिखिएगा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन व तर्क। कथन व तर्क लिखिए, कथन व तर्क। कथन क्या होते हैं, तर्क क्या होते हैं, ये सारी बातें लिखिएगा। फिर आगे इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। इसी का पार्ट्स है, इसी में पूछा जाता है। 3-4 पार्ट्स पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट अजम्पशन है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है। कथन के बारे में आपको पता है कि कथन किसे कहते हैं? जब हम किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु के संदर्भ में अपनी तरफ से जो बात बोलते हैं, वही बात हमारे लिए क्या कहलाती है? स्टेटमेंट। तर्क का मतलब यह होता है कि किसी विषय, जो कोई बात बोली गई है, जब अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं तो कुछ उसमें तर्क देते हैं, और जो तर्क देते हैं वही हमें ढूंढना होता है कि क्या तर्क कहलाता है, सही तर्क है कि गलत तर्क है। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, आपके सामने एक कथन आता है। आपके सामने क्या आता है भाई? कथन। और नीचे आपके 2 तर्क दिए जाते हैं। और इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल में जाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर हमेशा एडवाइस की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? एडवाइस की, सलाह की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी भाई? सलाह की बात की जाएगी। जैसे इसके पहले चैप्टर में कथन में एक समस्या की बात हो रही थी, वैसे यहाँ पर क्या होगी भाई? एक सलाह की बात होगी। और जो तर्क दिया जाता है बेटा, तर्क देने के जो तरीके होंगे उसके नोटिस करना है। और तर्क हमेशा पेपर में 2 दिए जाएंगे, और आपको यह बताना है कि दोनों तर्क में कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। दोनों तर्क में कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है।
तो जो आप तर्क देते हो, जो हम एडवाइस आपसे पूछेंगे उसका जवाब आप हाँ में दे सकते हो, या तो किस में दे सकते हो भाई, नहीं में। किस में दे सकते हो, या तो हाँ में, या तो किस में दे सकते हो, नहीं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ऐसे क्वेश्चन में कथन हमेशा आपसे कुछ एडवाइस की बात करता है, और एडवाइस आप या तो हाँ के रूप में बोलोगे, या तो किसके रूप में बोलोगे भाई, नहीं के रूप में। तो ना तो आपके हाँ से हमें फर्क पड़ता है, ना तो आपके मना करने से फर्क पड़ता है। हाँ बोलने के बाद से जो आपने तर्क दिया है, उस बात से हमें नोटिस करना है कि आपके द्वारा दिया गया तर्क स्ट्रांग है या फिर नहीं है। यह सारी बातें होती हैं, ठीक है। जैसे हम आपसे कहें, जैसे हम आपसे यह कहते हैं कि बेरोजगारी आए दिन बढ़ती जा रही है। जैसे हमने एक कथन में लिखा, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या सरकार को, क्या सरकार को बेरोजगारों को, बेरोजगारों को भत्ता देना चाहिए, भत्ता देना चाहिए। यहां हमने आपसे एडवाइस मांग रहे हैं। हमने कथन में यह कहा कि जो बेरोजगारी की समस्या है वो बढ़ती चली जा रही है दिन पे दिन। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या बेरोजगारों को भत्ता देना चाहिए। तो दो तरीके के व्यक्ति होंगे, एक व्यक्ति कहेगा हाँ भाई देना चाहिए, दूसरा व्यक्ति कहेगा भाई नहीं देना चाहिए। लेकिन ना तो हमें हाँ से मतलब है और ना तो हमें किससे मतलब है, नहीं से। आपने यदि हाँ बोला है तो उसके पीछे का जो लॉजिक दिया है उस बात को हमें सुनना पड़ेगा। और अगर आपका लॉजिक सही है तो आपका तर्क क्या है भाई, स्ट्रांग। और अगर आपने नहीं भी बोला है लेकिन आपने उसके पीछे का जो लॉजिक दिया है, अगर वह तर्क भी स्ट्रांग है तो आपका क्या होगा, स्ट्रांग ओपिनियन होगा। जैसे आपने कहा नहीं, बेरोजगारी भत्ता नहीं देनी चाहिए क्योंकि भारत की स्थिति सभी बेरोजगारों को भत्ता देने की नहीं है, सभी लोगों को भत्ता देने की नहीं है। यह भाई जो लॉजिक आपने दी है वो बहुत सही बात बोले हो, स्ट्रांग ओपिनियन है आपका कि हमारे भारत के पास इतने पैसे नहीं है जितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उन सभी को भत्ता दे महीने का 30,000 40,000। यह तो पॉसिबल नहीं है। तो जो आपने मना तो किया लेकिन हमें मना से तकलीफ नहीं हुई, जो आपने तर्क दिया वो बहुत स्ट्रांग ओपिनियन दिया है, तो आपका तर्क क्या माना जाएगा भाई, स्ट्रांग। दूसरा आपने कहा हाँ क्योंकि और दूसरों देशों में होता है, और दूसरों देशों में भाई होता है, दूसरे देश में क्या होता है भाई, होता है। तो याद रखिए हमें दूसरों देशों में क्या होता है, वहां स्थिति कैसी है, उन सब चीज से मतलब नहीं है। या तो आपने कंपैरिजन करके बता रहे हो, भाई हमने गाड़ी ले लिया, क्या तुम्हें भी गाड़ी ले लेना चाहिए भाई, हाँ ले लेना चाहिए क्योंकि तुम ले ली हो। भाई यह तर्क आपका स्ट्रांग नहीं है। तो पहला वीक है, दूसरा क्या है, स्ट्रांग है। तो हमें हाँ या ना से फर्क नहीं पड़ता है। हमें अगर फर्क पड़ेगा तो उन बातों से पड़ेगा कि आप हाँ बोलने के बाद से जो आप तर्क दिए हो, अपना ओपिनियन दिए हो, वह सही है या फिर गलत माना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस बेस पर हम करते हैं और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में आते हैं भाई आपके। रुकिए भाई, चलिए बोर्ड पे देखिएगा, कुछ रूल्स लिखा देते हैं, उन रूल के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। चलिए रूल लिखा देंगे, पहले एक चीज ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, फॉर्मेट समझिएगा। आपके सामने यहाँ पर एक कथन लिखा गया, क्या हमें मांस व मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। एडवाइस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भाई, एडवाइस की। जैसा हमने आपको क्वेश्चन में कहा कि हमेशा कथन किसकी बात करने वाला है, एडवाइस की। उसका जवाब आप या तो हाँ में दे सकते, यहाँ दोनों हाँ में दिया गया, या तो हाँ में दे सकते या तो किस में दे सकते थे, नहीं में। लेकिन हमें हाँ और नहीं से फर्क नहीं पड़ेगा, किससे फर्क पड़ेगा, जब उसके बाद से जो आपने तर्क दिया है वह तर्क सही है, स्ट्रांग है या नहीं, इस बात से फर्क पड़ेगा। अगर पहला तर्क प्रबल, स्ट्रांग का मतलब होता है प्रबल है तो पहला सही, दूसरा है तो दूसरा सही, दोनों है तो दोनों सही। या तो पहला सही हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है या सारे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन को देखिए कैसे फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ कथन लिखा गया है कि क्या हमें पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। एक दिया गया है तर्क हाँ में, दूसरा क्या दिया गया, नहीं में।
तो आप ये मत सोच के आंसर दे देना भाई हाँ है तो सही कर दो, नहीं है तो गलत कर दो, ऐसा नहीं है। आपको क्या पढ़ने की जरूरत है भाई, आगे की जो उसने बात बोली है, अगर उसका तर्क दिया गया स्ट्रांग आपको लगता है, फैक्ट की बात करता है, तो आपको उसे क्या मानना पड़ेगा भाई, अब स्ट्रांग मानना पड़ेगा। प्रबल वही होगा जिसमें तर्क बेहतर ढंग से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, कुछ रूल होते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग मैं बातें करूंगा। कौन से तर्क स्ट्रांग हो सकते हैं, कौन से वीक हो सकते हैं, उनके बारे में लिख लीजिएगा। देखिए स्ट्रांग कौन से होते हैं, वीक कौन से होते हैं, मैं साइड में लिख रहा हूं, साथ साथ में लिखते चलिएगा भाई। अगर हम बात करें कि कौन सा तर्क स्ट्रांग होगा, तो जब भी आप कोई तर्क अपना, जब भी आप कोई तर्क अपना आप देते हो, जो सुप्रीम कोर्ट का क्या आया है भाई, आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, अगर आपने कोई चीजें मना कर रहे हो और उसके पीछे का तर्क दे रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है, तो हमेशा क्या माना जाएगा, सही। कोई हाई कोर्ट का आदेश है, वो भी क्या माना जाएगा भाई, तर्क हमेशा स्ट्रांग माना जाएगा। यूएनओ का अगर है, यूनाइटेड नेशन ने कोई डिसीजन लिया है, तो उसको सभी कंट्रियों को मानने के लिए भाई बाध्य होते हैं, तो वह तर्क आपका क्या होगा भाई, स्ट्रांग होगा। अगर कोई हायर अथॉरिटी, जैसे आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर हायर अथॉरिटी मतलब जो सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई डिसीजन लेगा और उसके आधार पर आप तर्क दे रहे हो, तो वो भी क्या होने वाला है, स्ट्रांग होने वाला है। जैसे आप कहते हो कि हमारे संस्थान में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अब दोपहर का लंच 2 बजे से किया जाएगा, ठीक है, और आप देते हो हाँ करना चाहिए क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड का यह निर्णय है, तो आपको मानना पड़ेगा हायर अथॉरिटी का जो भी डिसीजन होता है। दूसरे में आते हो स्ट्रांग ओपिनियन के बारे में, आगे यदि जाओगे, यदि कोई बातें आप तर्क देते हो, किस पर देते हो भाई, डाटा के बेस पर देते हो। किसके आधार पर देते हो भाई, डाटा के बेस पर दोगे तो हमेशा क्या माना जाएगा भाई, सही तर्क माना जाएगा। किस बेस पर देते हो भाई, डाटा के बेस पर, आंकड़े के आधार पर आप कोई तर्क दे रहे हो। जैसे क्या बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई, हमने आपसे पूछा, आपने कहा हाँ आए दिन जो पिछले साल रिपोर्ट आई थी सर, उसमें 10% का इंक्रीज हुआ है बेरोजगारियों में, तो आप कहोगे, हम कहेंगे आपका तर्क स्ट्रांग है, क्योंकि किस बेस पर बात कर रहे हो भाई, डाटा पे। आगे की जो लाइन है वो आपसे कही जा रही है कि यदि आप अनुभव से कोई तर्क देते हो, किस आधार पर देते हो भाई, अनुभव के आधार पर देते हो, अनुभव के आधार पर कोई तर्क देते हो, तो हमेशा क्या माना जाएगा भाई, स्ट्रांग माना जाएगा। कौन सा वीक होता है उसके बारे में सुन लीजिएगा। अगर आप कभी भी कंपेयर करते हो, क्या करते हो भाई, कंपेयर करते हो किसी के साथ, यदि कंपेयर करोगे तो हमेशा उसे क्या मानने वाले हो, तो आपका जवाब होगा उसे हम वीक आर्गुमेंट मानने वाले हैं। जैसे हम अपना कंपेयर किसी अदर व्यक्ति के साथ करके तर्क दे रहे हैं, तो हमेशा क्या मानोगे भाई, उसे वीक मानोगे। उसी तरीके से कोई तर्क यदि आप अंधविश्वास के आधार पर दे रहे हो, तो उसे भी क्या मानोगे भाई, वीक मानोगे। एक तर्क हमेशा स्ट्रांग होता है, एक रास्ता है, एक रास्ते की बात करें भाई, एक रास्ते की बात करें तो वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, सारे जो एग्जांपल लिखे उनको मैं डिटेल में बताता रहूंगा। एक रास्ते की अगर बात करेगा तो उसे स्ट्रांग करेंगे, वन वे की बात करेगा तो, लेकिन अगर मात्र एक रास्ते की बात करेगा तो मात्र एक रास्ता, इसे क्या मानोगे भाई, वीक मानोगे। जैसे हमने कहा कि क्या अब सभी इसी बेरोजगारी पे बात कर लेते हैं कि क्या सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। आप कह रहे हो हाँ, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, तो आप मात्र कितने रास्ते की बात कर रहे हो, एक रास्ते की, तो इस आधार पर तर्क होता है हमेशा वीक होता है, ठीक है ना। लेकिन आप ये कहते हो कि बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास, उन रास्तों में से एक रास्ता यह जिससे तर्क निकाल रहे हो, तो हमेशा क्या माना जाएगा भाई, सही। अनुभव के आधार पर कर रहे हो वो भी सही माना जाएगा। अगर कंपेयर कर रहे हो आप तो बिल्कुल गलत तर्क है, कभी कंपेयर करके तर्क नहीं दिया जा सकता है। पड़ोसी ने नया मकान ले लिया, क्या हमें भी ले लेना चाहिए, हाँ, क्योंकि पड़ोसी ने ले लिया। अब पड़ोसी क्यों लिया, पड़ोसी की स्थिति क्या है, उसकी इनकम के सोर्स क्या है, उस आधार पर उसने लिया है, तो कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो तर्क होना चाहिए वो भाई सरल होना चाहिए। सरल का होना के मतलब यह कि समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत घुमा फिरा के तर्क दे रहे हो तो वो स्ट्रांग नहीं माना जाता। दूसरा है कि अगर कोई आपके हाँ में हाँ मिलाए और ना में ना मिलाए तो वह तर्क हमेशा वीक माना जाता है। आप मार्केट में गए, दोस्त के साथ में कपड़े उठाए, बोले इसे ले ले, कहता हाँ ले लो, और आपने कहा इसे नहीं ले, तो कहता नहीं नहीं लो, तो कोई तर्क नहीं दे रहा है। अगर वो ये कहता है कि हाँ ले लो, इसका कलर अच्छा है, तुम्हारे ऊपर ये सही लग रहा है, इसकी क्वालिटी सही है, तो वो तर्क होता, तो आप कहते उसका तर्क सही है। जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, जो आपकी ना में ना मिलाए,
तर्क 9 दे तो उसे हमेशा क्या मानोगे भाई, वीक मानोगे। चलो आगे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता रहूंगा। और एक बात और याद रखिएगा, जब भी तर्क दीजिएगा तो सिर्फ अपना भला मत सोचिएगा, पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचिएगा, सिर्फ अपना भले के बारे में नहीं सोचना है। और भावनाओं में बहकर, अगर आप भावनाओं में बहकर कोई तर्क देते हो तो हमेशा वो क्या माना जाता है भाई, कमजोर माना जाता है। क्या पाकिस्तान से सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म कर देने चाहिए? आप कह रहे हो हाँ पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। बेटा ये भावनाओं में बह के आप दे रहे हो तर्क, ठीक है ना। तो भावनाओं में बह के जब भी तर्क दोगे तो हमेशा क्या माना जाएगा भाई, वीक माना जाएगा। जैसे क्वेश्चन को देखिएगा, कितने नंबर क्वेश्चन है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर चलिए सुनिएगा। देखिए क्या लिखा गया है कि क्या हमें सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। ये एडवाइस की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आपका जवाब होगा सर यह बात किसकी कर रहा है, एडवाइस का। एडवाइस हम किस में दिए हैं, यहाँ पर दोनों हाँ में दिया गया है। अब दोनों में हमें यह बताना है कि कौन सा तर्क स्ट्रांग है, दोनों है तो दोनों। आगे बोला जा रहा, महात्मा गांधी का ऐसा विचार था। हम कभी भी तुलना के आधार पर तर्क देंगे तो तुलना के यहां लिखते चलेंगे ऐसे ही, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल आएंगे। तुलना के आधार पर तर्क हमेशा क्या माना जाता है भाई, गलत माना जाता है। गलत मानने का इंसेंस है, उसे क्या माना जाता है तो भाई वीक माना जाता है। अब गांधी जी का विचार क्या था उसके आधार पर अगर तर्क दे रहे हो तो यह उदाहरण बिल्कुल क्या है, आपकी तर्क क्या है भाई, वीक माना जाता है। ये लिख लीजिएगा, जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं तो वीक माना जाता है। आगे बोला जाए, हाँ अब्राहम लिंकन का भी यही कहना था। अब हम कंपेयर कर रहे हैं अब्राहम लिंकन से, तो ना तो पहला आपका तर्क स्ट्रांग दिखाई दे रहा है ना तो दूसरा, क्योंकि दोनों में क्या की जा रही है भाई, तुलना की जा रही है। आगे ये देखिएगा भाई, क्या हमें पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि क्या जो पेड़ों की कटाई पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दो कि आज से एक भी पेड़ नहीं कटेगा, यह तर्क ये लगाने की हम बात करें कि क्या पेड़ों पर अब कटाई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देनी चाहिए, आज के बाद से एक भी पेड़ नहीं कटेंगे, यह कहना चाहता है। हाँ पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आप जरा इस बात को सोचकर देखो, यह कोई तर्क दिया है कि बस केवल आपकी हाँ में हाँ मिलाया है? तो आपका जवाब होगा इसने सर तो कोई तर्क ही नहीं दिया, यह कहा है केवल हाँ अभी कर देना चाहिए। तो भाई बिल्कुल वीक है, स्ट्रांग नहीं हो सकता है। नहीं, पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ना तो पहले में तर्क दे रहा है ना तो दूसरे में दे रहा है, केवल आपकी हाँ बोले हो तो हाँ बोल दिया, नहीं बोले हो तो नहीं बोल दिया, कोई तर्क नहीं दिया है। इसलिए दोनों ही तर्क हमारे क्या है भाई, वीक है। अगला देखिएगा, क्या हमें पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पूर्ण प्रतिबंध का मतलब यह होता है कि पूरी तरीके से रोक लगा देना चाहिए। अब तर्क इसमें लिखा गया है, पहले व्यक्ति ने कहा हाँ पूर्ण प्रतिबंध से पर्यावरण संतुलित बना रहेगा। आपको हमने कहा केवल आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे बल्कि सभी लोगों के बारे में आपको सोचना है। तो यह जो तर्क दिया है कि अगर हम बंद कर देंगे पेड़ को काटना तो पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बहुत सारी इंडस्ट्री है जो पेड़ों के ही ऊपर डिपेंड है। तो अगर हम पूरी तरीके से बंद कर देंगे तो हमारा पर्यावरण तो सुधर सकता है, लेकिन हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। जो आप अखबार पढ़ते हो वो भी किससे बनता है, कागज से। बहुत सारे जो चीजें हैं आप देखते हो, कवर बनते हैं, किसी के पैकेट बनते हैं, वो सभी किससे बनते हैं भाई, कागज से। और कागज किसका बनता है भाई, पेड़ से ही बनता है। तो यहाँ अपने बारे में नहीं सोचना है, पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचना है। अगर पर्यावरण संतुलित हो और वही काम करना है, दूसरे के बारे में न सोचना हो, तो कोविड का जब टाइम आया था तो आपने देखा था कि सभी ट्रेनें, गाड़ी, सभी आगमन पूरी तरीके से बनते। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया था, नदियां साफ हो गई थी, विजिबिलिटी की जो डिस्टेंस थी वो बढ़ गई थी, पर्यावरण बिल्कुल संतुलित हो गया था। लेकिन आज दिल्ली में हालात यह है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जितना अदर शहर में रखकर 31 सिगरेट पीता है और दिल्ली वाला एक भी नहीं पीता, दोनों के फेफड़े बराबर आ रहे हैं। तो क्या हम ये स्टेप ले सकते हैं कि ये पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाए दिल्ली शहर में?
नहीं लगा सकते। पर्यावरण तो सुधर जाएगा, लेकिन लॉकडाउन लगाने से औरों के जो बेरोजगार हैं वो सारे ठप हो जाएंगे, तो एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो केवल अपना फायदा नहीं सोचना है, यहाँ हम केवल अपना फायदा सोच रहे हैं कि क्या सुधार दे रहे हैं, पर्यावरण संतुलन हो जाएगा, बाकी जो इंडस्ट्री है कागज वाली जो पेड़ों से चल रही है कटाई पर, वो सारी तरीके से बर्बाद हो जाए। तो यह आपका तर्क बिल्कुल भाई वीक है, यह स्ट्रांग नहीं हो सकता है। नहीं, पूर्ण प्रतिबंध से लकड़ी का उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति ने मना किया, लेकिन वो बहुत तर्क बेहतर दिया। तर्क उसने यह कहा कि अगर सभी पेड़ों की कटाई को पूर्ण रूप से अगर बंद कर देते हो तो होगा क्या कि जो बड़े उद्योग है जो लकड़ी के ऊपर डिपेंड है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, और हमें अपना फायदा नहीं सोचना है। तो दूसरा वाला तर्क क्या हमारा स्ट्रांग है। पहला वाला स्ट्रांग बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि पर्यावरण तो संतुलन सुधर जाएगा, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएंगी, इसलिए पहला वाला तर्क क्या है भाई, वीक है। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या हमें मांस व मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो भाई मांस और मदिरा पर रोक लगा देनी चाहिए कि आज के बाद से कोई मांस नहीं खाएगा, कोई अल्कोहल नहीं लेगा, इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों अगर दो लोग बैठे होंगे तो किसी का जवाब हो सकता है कि हाँ इसे बंद कर देना चाहिए, दूसरे का जवाब होगा नहीं बंद करना चाहिए। तो जो हाँ बंदा बोला है उसके आगे की बात सुनेंगे कि क्या कहा है उसने लॉजिक में। तो लॉजिक में उसने कहा कि हाँ ऐसा तुरंत कर देना चाहिए। इसने कोई तर्क दिया कि आपकी बस हाँ में हाँ मिला दिया। हमने कहा बंद कर देना चाहिए, उसने कहा हाँ बंद कर दो सर। तो यह कोई तर्क नहीं दे रहा है, तो इसलिए वीक है। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे में भी कोई तर्क नहीं दे रहा है, दूसरा भी क्या है हमारा भाई वीक है। जब तक तर्क नहीं दोगे तब तक आपकी बातें सही नहीं मानी जाएंगी। तो भाई दोनों ही आपकी क्या है, अलग है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है। हमने आपसे पूछा कि क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता जरूरी है, तो आपने कहा भाई हाँ, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। यह आपने जो ओपिनियन दिया है वो बिल्कुल क्या दिया है, स्ट्रांग दिया है कि भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और धर्मनिरपेक्षता यही कहता है कि आपको किसी भी धर्म की पूजा करने के लिए आप प्रतिबंधित नहीं हो, जिसे मानना चाहते हो उसे मान सकते हो। यानी एक ही देश में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जात के लोग रह सकते हैं, उन्हें किसी तरीके का सरकारी दबाव नहीं होगा कि इसी धर्म को मानिए। तो अगर हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं तो धर्मनिरपेक्षता होना बहुत जरूरी है। दूसरे ने कहा हाँ भारत में सभी धर्मों का समान सम्मान होता है। यह क्या है भाई, सही है। तो दोनों ही तर्क हमारे क्या है भाई, स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, ओपिनियन जिसने भी दिया है। अगला लाइन कही जा रही है, इस वर्ष भारतीय टीम विश्व कप फाइनल मैच जीतेगी। चलो टाइम भी सही चल रहा है, विश्व कप मैच हो भी रहा है, आपको पता है। इस वर्ष भारतीय टीम विश्व कप का फाइनल मैच जीतेगी। अच्छा आपने कहा हाँ, हमने आपसे पूछा कि क्या इस साल भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है, आपने कहा हाँ, भारतीय टीम पिछली बार में विश्व कप फाइनल मैच जीतेगी। पिछली बार भी विश्व कप फाइनल मैच जीतेगी, पिछली बार भी जीती थी भाई, इसका मतलब था कि भारत ने पिछली बार भी जीता था। भाई यहाँ कंपेयर हो रहा है, पिछली बार जीते हो तो ऐसा थोड़ी ना कि अगली बार भी जीत सकते हो, या तो वीक स्ट्रांग आप ओपिनियन दे रहे हो। दूसरे में कहा गया हाँ भारत के पास विराट कोहली है, तो क्या विराट कोहली केवल मैच जिता सकता है क्या भाई, नहीं, हालांकि बेहतर खेल रहा है, लेकिन आप किसी तुलना के आधार पर यदि कंपेयर दोगे तो वो हमेशा तर्क दोगे, वो हमेशा वीक ही माना जाएगा। पहले में भी तुलना की गई है, कब से की गई है, पिछले बार की कंपेयर में, कि पिछली बार वर्ल्ड कप जीते थे तो अगली बार भी जीते थे। ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बार जीती है तो हर बार जीत सकती थी। तुलना के आधार पर तर्क नहीं होना चाहिए। दूसरे में विराट कोहली का हम कंपेयर कर रहे हैं, बेटा कंपेयर कर कर हम कभी भी तर्क देंगे उसे हमेशा क्या मानेंगे भाई, वीक मानेंगे। अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई बेहतर ढंग से पढ़ते रहिए भाई। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।